नमस्कार। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश पर भी बहुत गंभीर घात किया है। इस साल मार्च से लेकर जून के महीने तक देश एक बहुत बड़े संकट से गुजरा है और अब कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर हमें कोरोना से अपने परिवार और देश को बचाना है तो कुछ बातों को समझना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा। आइए सबसे पहले जानें कि आखिर क्या है यह कोरोना वायरस और इसके लक्षण। कोरोना वायरस या कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है जिसमें बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, कुछ रोगियों को मांसपेशियों में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना या गले में खराश होने जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये तो थे लक्षण। चलिए अब बात करते हैं कि कोरोना आखिर फैलता कैसे है। कोरोना फैलने के दो मुख्य कारण हैं, प्रत्यक्ष संपर्क और अप्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क में आप यदि कोविड-19 ग्रस्त रोगी के 1 मीटर या उससे नजदीक संपर्क में बिना मास्क के आते हैं तो उसके खांसने या छींकने पर वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अप्रत्यक्ष संपर्क में कोविड-19 ग्रसित रोगी के कपड़े या सामान छूने से वायरस वहीं रह जाता है और कई दिन तक वो वायरस उस सामान में जीवित रहता है। यदि आप उस सामान को इस्तेमाल करते हैं तो आप वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिखते, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस कैरियर भी कहते हैं। उस परिस्थिति में आपका अधिक सतर्क रहना और भी जरूरी है और हमेशा किसी से भी मिलने के बाद सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र को कभी न भूलें। आपको यह भी पता होगा कि जब भी हमारे आसपास पड़ोस में कोई ऐसी घटना घटती है तो तरह तरह की बातें और अफवाहें जन्म लेती हैं। ऐसी अफवाहें भय का वातावरण भी पैदा कर सकती हैं। आपको कोरोना जैसी बीमारी से बचना है तो सबसे पहली बात यह है कि आप डरे नहीं और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। किसी भी लक्षण के आने पर डॉक्टर से संपर्क करें, कोरोना का टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर घर पर ही होम आइसोलेशन में इलाज करें। तबीयत अधिक बिगड़ने पर ही अस्पताल का रुख हम सबको करना है। नमस्कार। इसी साल मार्च के महीने में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दी। इस वायरस के पनपने की अवधि यानी संक्रमण होने से लक्षण दिखने के बीच का समय 1 से 14 दिन होता है। तो चलिए बात करते हैं इस कोरोना वायरस के नए लक्षणों की। बुखार, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, सूंघने और खाने में स्वाद की क्षमता कम या खत्म होना, ऑक्सीजन का लेवल कम होना। सभी लक्षणों में सबसे गंभीर तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और ऑक्सीजन लेवल का कम होना है। तो किसी व्यक्ति में कोरोना के ये लक्षण जानने के बाद आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति को आइसोलेट यानी अलग से एक कमरे में रहने का प्रबंध करें। फिर सावधानी से बुखार और ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाए। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के छुए सामान को तुरंत सैनिटाइज करें। चौथा, लक्षण गंभीर लगने पर चिकित्सक को संपर्क जरूर करें। सावधानी से एवं समय से कोरोना पीड़ित की देखभाल की जाए तो घर पर उपचार संभव है। अब आपने मरीज को आइसोलेट कर दिया तो समय आता है कि उसके शरीर के तापमान की जांच हम कैसे करें। उसके लिए आपके पास एक बैटरी वाला यानी जिसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं होना जरूरी है। इस थर्मामीटर को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, मुंह में रखकर और बगल में तापमान लेना। मुंह में थर्मामीटर को रखकर तापमान लेने के लिए आपको पहले थर्मामीटर को गुनगुने पानी या साबुन से धोना है ताकि थर्मामीटर के आगे के पतले भाग को, जो स्टील के बर्तन जैसा दिखता है, वहां से मरीज के मुंह में जीभ के
नीचे रखना है। करीब 1 से 1.5 मिनट में थर्मामीटर से बीप की आवाज आएगी, तब उसे निकालकर तापमान नोट करें। फिर वापस रखने से पहले थर्मामीटर को गुनगुने पानी या साबुन से धोएं। बगल से तापमान लेना है तो थर्मामीटर को धोकर फिर बगल में रखें और 1 से 1.5 मिनट में बीप आने का इंतजार करें। फिर थर्मामीटर में तापमान की जांच करें। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक होने पर उस व्यक्ति को बुखार है, यह माना जाता है। रोगी के बगल से तापमान लेने पर तापमान कुछ कम आ सकता है। उपलब्ध होने पर थर्मोगन का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार। कोरोना से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने लग सकता है। इसलिए समय समय पर शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहना आवश्यक है। तापमान की जांच डिजिटल थर्मोमीटर और पल्स की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से की जाती है। थर्मोमीटर से जांच के लिए पहले अपने थर्मोमीटर पर मौजूद नीले बटन को दबाना है। उससे आपको एक बीप की आवाज सुनाई देगी, जिसके बाद आप थर्मोमीटर को पतली जगह से, यानी स्टील के बर्तन जैसी दिखने वाली जगह से मरीज के मुंह में उसकी जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे रख सकते हैं। जब बीप की आवाज आए तब आप थर्मोमीटर को निकालकर उस पर दिए गए नंबर को देखें। इससे आपको पता चलेगा कि बुखार है या नहीं। आप जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होता है। अगर थर्मोमीटर पर 100 या उससे अधिक नंबर आए तो आपको एक पैरासीटामोल की गोली लेनी है, ले सकते हैं। पर याद रखें, यह गोली आपको खाली पेट नहीं लेनी है। अगर दोबारा गोली खाने की जरूरत पड़े तो पहली गोली के 6 घंटे के अंतराल पर दूसरी गोली ले सकते हैं। 103 या उससे अधिक बुखार हो तो शरीर को ठंडक देनी है, यानी गोली खाने के अलावा आपको एक किसी कपड़े को या मोटे तौलिए को पानी से भिगोकर उसको अपने माथे को बार बार पोंछना है या अपनी छाती और पेट को पोंछना है। उसके बाद आपको तत्काल उस नंबर पर फोन करना है जिस पर संपर्क करने के लिए आपको बताया गया है। ऑक्सीमीटर आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर और पल्स को बताता है, यानी एक ऑक्सीमीटर से आपको 2 चीजें पता चलती हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और आपकी पल्स कितनी है। ऑक्सीमीटर को अपने हाथ या पैर की उंगली में लगा सकते हैं, पर उसको लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने हाथ धोए हैं कि नहीं। नाखून पर अगर कोई नेल पॉलिश वगैरह आपने कुछ लगाया है तो उसको उतार लें, और अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो उनको रगड़ कर गर्म कर लें। ऑक्सीमीटर में जो ऊपर वाला नंबर आपको दिखेगा वो ऑक्सीजन का लेवल बताता है, और नीचे वाला आपको आपके नाड़ी की गति यानी पल्स का रेट बताता है। यह जांच दिन में 3 बार 4-4 घंटे के अंतराल पर करनी चाहिए। हम जांच से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए आराम करें। ऑक्सीमीटर में उतनी ही उंगली डालें जितनी आराम से जा सके, और ध्यान रखें कि कभी भी उंगली डालने से आपकी उंगली पर दर्द नहीं होगा। ऑक्सीमीटर पर मौजूद बटन को दबाकर उससे प्रारंभ करें और उंगली अंदर रखने के बाद हाथ को बिल्कुल ना हिलाएं। ऐसे जैसे मैंने रखा है उसको अपनी बाईं तरफ अपनी छाती पर रख सकते हैं, और तब तक उंगली को बाहर न निकालें जब तक उसकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, यानी आपका पल्स रेट और जो ऑक्सीजन की मात्रा आ रही है, वो स्थिर न हो जाए। जब आप ये ऑक्सीमीटर लगाते हैं और स्थिर रखते हैं तो वो नंबर स्थिर होने में 1 से 3 मिनट का समय लग सकता है, और जब स्थिर हो जाए तो उसको आप नोट कर लें। अगर ऑक्सीजन का स्तर 94 से ऊपर है
तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या ऑक्सीजन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। चिकित्सक से परामर्श करके दवा लेते रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन का स्तर 90 से 94 के बीच में आ जाता है तो फिर आपको सावधानी बरतनी है। आपको चेक करते रहना है और 90 से कम आते ही चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी है। नमस्कार। अगर आपको कोरोना हुआ है या आपके घर में कोई इस बीमारी से ग्रसित है और आपको सांस लेने में कठिनाई है या आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आप कुछ व्यायाम करके घर पर ही ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण कर सकते हैं। प्रोनिंग यानी पेट के बल लेटकर सांस लेना, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रोनिंग के लिए आपको 4 से 5 तकियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मरीज को बिस्तर पर पेट के बल लिटा दें और एक तकिया सामने से गर्दन के नीचे रखें। फिर 1 या 2 तकिए छाती या पेट के नीचे बराबर में रखें, साइड में। पेट के बल लेटे समय पेट दबा नहीं होना चाहिए, बल्कि तकिए से ऊपर कर दिया जाना चाहिए। बाकी के 2 तकिए पैर के पंजों के नीचे दबाकर रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रोनिंग करने की सही विधि क्या है, तरीका क्या है। प्रोनिंग करते समय व्यक्ति को लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए। 30 मिनट से लगभग 2 घंटे तक लेटे रहने से व्यक्ति को बड़ी सुविधा होती है, लेकिन उस दौरान रोगी का करवट बदलना भी आवश्यक है। पेट के बल आधे घंटे लेटे रहने के बाद रोगी को बारी बारी उतनी ही देर दाईं और बाईं करवट लेकर लेटाएं। किन के लिए और कब प्रोनिंग ठीक नहीं है, यह जान लेना आवश्यक है। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक प्रोनिंग नहीं करनी है। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वीमेन प्रोनिंग न करें। जिनकी रीढ़, जांघों और कमर की हड्डी टूटी हो, प्रोनिंग न करें। हृदय के रोगी यानी जिनको हार्ट पेशेंट हम कहते हैं, वो भी प्रोनिंग नहीं करें। यदि डॉक्टर ने किसी को लेटने से मना किया है पेट के बल, वो भी प्रोनिंग न करें। नमस्कार। आपको बताते हैं कि भांफ लेने का सही तरीका क्या है। एक दिन में 3 बार ही भांफ लेनी है, वो भी एक बार में केवल 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जिस स्थान पर बैठकर भांप लेनी है वहां पहले से ही एक साफ गमछा और तौलिया या कोई और ऐसा वस्त्र आप रख सकते हैं और आपके ऊपर चल रहे पंखे को बंद करना आवश्यक है। अगर आपके पास भांफ लेने वाली मशीन है तो उसमें जो डब्बे के ऊपर एक निशान लगा रहता है वहां तक पानी भरना है। उसके बाद आप मशीन को प्लग में लगाएं और स्विच ऑन करें। कुछ देर में ऊपर वाले हिस्से से भांफ निकलने लगेगी। अगर पतीले का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें पानी खौला लें। मशीन या पतीले से निकलती हुई भांप से लगभग 30 सेंटीमीटर यानी अपनी कोहनी जैसा डिस्टेंस, उतनी दूरी पर बिल्कुल सीधे बैठें। पीठ सामने झुकाने की आवश्यकता नहीं है। पहले से रखे तौलिए या गमछे से सिर को ढककर उसे इस तरह सामने फैलाएं कि शरीर का ऊपरी भाग और पतीला ढक जाए। पतीले या मशीन से सटकर बिल्कुल नहीं बैठना है। 1 या 2 मिनट तक पानी से निकलती हुई भाप को नाक के अंदर लें, फिर कुछ देर रुकें और इस क्रम को दोहराएं। भाप लेते समय मुंह को खुला रखें ताकि मुंह से गहरी सांस लेकर भाप को अंदर ले जाया जा सके। भाप लेने में कठिनाई अनुभव होने पर तत्काल तौलिए और गमछे को सिर से उतार दें और भाप लेने वाली मशीन को बंद कर दें।
ये तो हुआ भांप लेने के बारे में। अब चलिए बात करते हैं सफाई के महत्व की। अगर आपको कोरोना को फैलने से रोकना है तो यह बात सबसे जरूरी साबित होने वाली है। आपको अपने हाथों को हमेशा साफ रखना है। अपने हाथों को हैंड वॉश से बार बार धोएं, लेकिन दिन में एक बार नारियल का तेल जरूर लगाएं ताकि हाथों पे खुश्की ना हो। साबुन या हैंड वॉश कम से कम आधा मिनट हथेली पर लगा रहे। चेहरे और आंखों को छूने से बचें, लेकिन अगर छूना है तो उससे पहले हाथों को अवश्य साफ करें। हाथों को साफ करने की विधि जान लीजिए। सबसे पहले हथेली को रगड़ना है, उसके बाद उंगलियों के मध्य, हाथ के पीछे से, अंगूठे के निचले भाग में, उंगलियों के पीछे और उंगलियों के नाखून से और कलाई को, इन सबको अच्छे से रगड़ के पानी से धोना है। आप यह प्रक्रिया 2 मिनट तक कर सकते हैं। नमस्कार। जैसे हाथ की सफाई आवश्यक है, वैसे ही फेस मास्क कोरोना से आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी, सबसे जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार दोहरे मास्क से उत्तम सुरक्षा मिलती है। निकट जाने से पहले सावधानी बरतें और मास्क ना पहनने वालों को रोकें और टोकें। बिना मास्क के घर में किसी को प्रवेश न करने दें। खुद भी बिना मास्क पहने घर से बाहर न जाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा किट का इस्तेमाल होता है। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा आईसीयू में वह किट पहने हुए। उसे हम पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट भी कहते हैं। इस किट में पूरे शरीर व जूतों पर जो किट होती है उसमें मास्क होता है, सुरक्षा चश्मा होता है, चेहरे की शील्ड होती है और नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं। कोरोना वायरस के चलते अधिक सतर्क रहना जरूरी है और इन बातों को ध्यान में रखिए कि कोरोना अक्सर नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है और मुंह के जरिए दूसरों में फैलता है। इसलिए नाक और मुंह को छूने से बचें। साथ ही पूरे चेहरे, आंख व हाथों की विशेष स्वच्छता आवश्यक है। हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोएं। छींकते व खांसते समय विशेष सावधानी रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहने और 2 मीटर की दूरी बहुत है जरूरी, हमेशा याद रखें। रोगी या संभावित रोगी का अधिक ध्यान रखें। संक्रमित रहने तक उसके कपड़े व बर्तनों की अलग से स्वच्छता करनी है। ठीक से मास्क न पहनने वालों को फिर से मैं कह रहा हूं कि रोकना और टोकना है। आइए जानते हैं कि होम आइसोलेशन या गृह एकांतवास जिसको कहते हैं वो क्या है। गृह एकांतवास मतलब है घर में खुद को सबसे पृथक अलग करना, और यह कोरोना रोगियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो एकांतवास में रहें और घर पर उपचार करें। कुछ बातों का ख्याल रखें। सदैव ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रखें और 8 घंटे के उपयोग के बाद मास्क को फेंक दें। ये उन पेशेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं जो होम आइसोलेशन में हैं। यदि मास्क गीला या गंदा है तो उसे तत्काल बदल दें। मास्क को फेंकने से पहले ताजा तैयार किए गए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में 20 मिनट के लिए इसको डाल दें। याद रखें, बाजार में 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल मिलता है, तो उसको आपको देखना है, और अगर वो 5% है तो उसको 1% बनाने के लिए उसके 1 गिलास में 4 गिलास पानी आपको मिलाना है। इस तरह कीटाणु रहित करने के बाद ही मास्क या किसी भी सामान को कूड़ेदान में फेंकें। अपने कमरे की खिड़कियां सदा खुली रखें ताकि कमरा हवादार बना रहे। होम आइसोलेशन के दौरान अपने घर में ही रहें और घर में भी दूसरे कमरों में जाने से बचें, न जाएं। दरवाजे की खिड़कियां, मेज आदि जितनी भी चीजें हैं
जितना कम से कम हो सके उतना छुएं, अधिक छूने से बचें। ऐसा नहीं करने पर आप घर के दूसरे सदस्यों को भी कोरोना से संक्रमित कर सकते हैं। आप केवल अपने लिए चिन्हित शौचालय का ही प्रयोग करें। यदि आपके शौचालय में ढक्कन है तो फ्लश करने से पहले उस ढक्कन को सदा बंद करें। ध्यान रखें, होम आइसोलेशन के दौरान आपको खूब विश्राम करना है, आराम करना है। किसी भी स्थिति में आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। ये हाइड्रेशन आपको बनाए रखना है। इसको बनाए रखने के लिए जूस, सूप, मट्ठा, जो भी पेय पदार्थ आपके घर में उपलब्ध है उसको निरंतर सेवन करते रहें। घर के दूसरे सदस्यों से व्यक्तिगत वस्तु जैसे बर्तन, तौलिया आदि साझा न करें। अपने कमरे की वस्तुएं जिन्हें बार बार छुआ जाता है, जैसे टेबल, दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, रिमोट आदि इत्यादि जो ये सामान है, उनको साफ करें और प्रयोग के बाद सैनिटाइज अवश्य कर दें। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। दवाइयां नियमित रूप से लेती रहनी है। अगर आप किसी अन्य रोग के लिए भी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। इस एकांतवास यानी होम आइसोलेशन के दौरान शराब का सेवन और धूम्रपान नहीं करना है। आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को सम्मिलित करना है। चलिए अब जानते हैं आवश्यक निर्देश उनके लिए जो गृह एकांतवास यानी होम आइसोलेशन कर रहे रोगियों की परिचर्या यानी हेल्प करते हैं, यानी उनकी देखभाल करते हैं। उस व्यक्ति का जो देखभाल करने वाला है उसका शारीरिक स्वास्थ्य स्वयं का अच्छा होना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो उस व्यक्ति को चुनें जो 18 से 55 वर्ष की आयु का हो। अगर संभव है तो इस प्रक्रिया यानी हेल्प करने वाले व्यक्ति को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा, फेफड़ों या लीवर के रोग नहीं होने चाहिए। कैंसर से पीड़ित और गर्भवती महिलाओं को इस प्रक्रिया करने वालों में सम्मिलित ना करें तो अच्छा है। आपको निरंतर फोन के द्वारा हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना है। जो व्यक्ति कोरोना के संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है उसका ध्यान रख रहे हैं, उस ध्यान रखने वाले को हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना है। रोगी के साथ एक ही कमरे में अगर हैं, ट्रिपल मास्क का प्रयोग करके ही अंदर जाना है। उपयोग के दौरान मास्क के सामने वाले भाग को छूना नहीं है। यदि मास्क गंदा और गीला हो जाए तो उसको तत्काल आपको बदलना है, अंदर नहीं बाहर। उपयोग करने के बाद मास्क को पीछे से खोलें और ऊपर बताई गई जो प्रक्रिया यानी 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में 20 मिनट तक वैसे डाल करके सैनिटाइज करना है। मास्क को सदा बंद कूड़ेदान में ही फेंकना है और फेंकने के बाद अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोना है। बिना हाथ धोए आप अपने चेहरे और नाक को न छुएं। रोगी या रोगी के वातावरण के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को अच्छे प्रकार से धोएं। शौचालय जाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोएं। उनको स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान रहे हाथों को साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक धोना है। हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। हाथ धोने के बाद टॉवल और टिश्यू पेपर से हाथों को पोंछें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो साफ तौलिए का उपयोग करें। सदा मास्क और डिस्पोजेबल दस्ताने पहनकर रोगी की प्रक्रिया करते समय प्लास्टिक का एप्रोन भी उपयोग करना है। एप्रोन को साफ रखें और सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से साफ कर लें। मरीज के थूक, लार या छींक से सीधे संपर्क में आने से बचें और मरीज को संभालते समय डिस्पोजेबल दस्ताने का उपयोग करें। दस्ताने पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथ अवश्य धोएं।
कोरोना संक्रमित द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने से बचें, जैसे बर्तन, तौलिया या चादर। रोगी को उसके कमरे से बाहर ही भोजन दे देना है। खाना एक स्टूल या टेबल पर रख दिया जाए और यह सुनिश्चित करें कि भोजन देते समय मरीज के सीधे संपर्क में आप ना आए। उनकी प्लेट, चम्मच, बर्तनों को संभालते समय डिस्पोजेबल दस्ताने का उपयोग करें। देखभाल करने वाले और निकट संपर्क में रहने वालों को प्रतिदिन अपने शरीर के तापमान को भी निगरानी में रखना है। अगर वे कोरोना के किसी भी लक्षण यानी उनको बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में कठिनाई अनुभव होती है तो तुरंत इसकी रिपोर्ट आपको अपने निकटतम पीएचसी, सीएचसी या किसी भी हॉस्पिटल में या डॉक्टर को करनी है। मरीज द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु जैसे कपड़े, तौलिए, चादर को सफाई या हैंडलिंग करते समय ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और डिस्पोजेबल दस्ताने का उपयोग करना है। मरीज के कपड़े, बिस्तर, स्नान और हाथ के तौलिए को अलग कर लें और उबलते हुए पानी और डिटर्जेंट से धोएं। उन कपड़ों को अलग से धो सकते हैं और धूप में अच्छे से सुखा लें। रोगी के कमरे, स्नान गृह और शौचालय की सतहों की प्रतिदिन कम से कम एक बार सफाई करनी है और उनको कीटाणु रहित करना है। सफाई के लिए पहले घरेलू साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करें और यदि संभव है तो 1% हाइपोक्लोराइड घोल से विसंक्रमित करें। क्लोरीन टैबलेट को पानी में डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। रोगी की देखभाल करने वाला सुनिश्चित करेगा कि रोगी निर्धारित उपचार का पालन करता रहे। गृह एकांतवास यानी होम आइसोलेशन के पहले दिन से रोगी के ठीक होने तक यह प्रयास करें कि घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर न निकले। अपने संबंधियों, दोस्तों या पड़ोसियों से अनुरोध करें कि वे उनकी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जी आदि की खरीदारी कर आपके दरवाजे के पास रख दें। अन्यथा इन सब चीजों को आप होम डिलीवरी के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। नमस्कार। इस कोरोना महामारी के समय हर गांव, नगर और बस्ती में एक आइसोलेशन सेंटर का निर्माण समाज के लिए हितकारी रहेगा। स्थान का चुनाव विद्यालय, धर्मशाला, मंदिर, बारात घर या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान जहां पर साफ हवा का आवागमन और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था हो, हम कर सकते हैं। प्रत्येक आइसोलेशन सेंटर में 5 बिस्तरों की व्यवस्था रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर और जितनी भी मूलभूत दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता भी इस सेंटर पर होनी चाहिए। आइसोलेशन सेंटर के मध्य में कम से कम 4 फीट का अंतर बेड्स के बीच में होना चाहिए। यदि आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। टीकाकरण कोरोना संक्रमण में वयस्कों का टीकाकरण समय से होने पर बच्चों में भी संक्रमण होने की आशंका कम हो जाती है। इस सुविदित तथ्य को ध्यान में रखकर टीकाकरण संबंधित सामान्य जानकारी होना हम सबके लिए आवश्यक है। तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर संभावित असर को देखते हुए घर के सभी बड़े वरिष्ठ जनों का टीकाकरण होना अति आवश्यक है। टीकाकरण के पूर्व एवं टीकाकरण के दौरान खाली पेट टीका न लगवाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। रात्रि में पर्याप्त नींद लें व जिन आवश्यक दवाइयों का आप सेवन कर रहे हैं उन्हें लेना न भूलें। यदि आप किसी विशिष्ट मेडिकल कंडीशन में हैं तो वहां उपलब्ध चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी को अवश्य बताएं और संपर्क रखें। मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित सभी सुरक्षा उपायों का पालन टीकाकरण के दौरान आपको करना है। टीकाकरण के पश्चात
30 मिनट बाद तक केंद्र पर ही प्रतीक्षा करें। यदि आप किसी भी प्रकार का विपरीत लक्षण अनुभव करते हैं तो स्वास्थ्यकर्मी को तुरंत सूचित करें। इंजेक्शन वाली जगह पर हाथ में दर्द, हल्का बुखार, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियां जोड़ों में दर्द, दस्त आदि यह जितने लक्षण हैं यह टीकाकरण के बाद आपको हो सकते हैं। लेकिन यदि लक्षण गंभीर होते हैं तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर 1075 पर सूचित करें। आइए टीकाकरण से जुड़े भ्रांति और तथ्य अब हम जानते हैं। भ्रांति नंबर 1, कोई लोग कहते हैं कि पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए टीके का प्रयोग वर्जित है, जबकि सच्चाई यह है कि क्रोनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, रीनल डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियक डिजीज या मैलिग्नेंसी यानी कैंसर में भी आप टीकाकरण करवा सकते हैं। दूसरी भ्रांति यह है कि टीकाकरण करवाने के बाद बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, जबकि तथ्य यह है कि टीका लगवाने के बाद भी स्तनपान जारी रखना है। तीसरी भ्रांति यह है कि कोविड-19 वैक्सीन प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, जबकि तथ्य यह है कि इससे प्रजनन क्षमता के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वैक्सीन पुरुष और महिला दोनों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता। चौथी भ्रांति है कि टीकाकरण के बाद गर्भधारण नहीं करना चाहिए। तथ्य यह है टीकाकरण के बाद गर्भधारण किया जा सकता है। पांचवी भ्रांति जो हमको देखने को मिलती है वो यह है कि एक बार कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि तथ्य यह है कि कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद भी टीकाकरण आवश्यक है 3 महीने बाद। छठी भ्रांति हमको यह देखने में आती है कि वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन वायरस के नए स्ट्रेन के ऊपर प्रभावी नहीं है, जबकि तथ्य यह है कि सभी उपलब्ध टीके वायरस के नए म्यूटेंट्स के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं और म्यूटेशन की संभावना को भी कम करते हैं। सातवीं भ्रांति हमको यह सुनने में मिलती है कि खून पतला करने वाली दवा का सेवन करने वालों को टीका नहीं लेना चाहिए, जबकि तथ्य यह है कि आप यदि एस्प्रिन या एंटीप्लेटलेट दवाइयां ले रहे हैं तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ताजा भोजन, पीने के लिए गर्म पानी का उपयोग, ठंडी वस्तुओं से बचना जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का सेवन नहीं करना है। माताओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बच्चों को जो 2 से 3 साल के हैं उनको मास्क लगाने का अभ्यास अभी से हमको कराना है, क्योंकि यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर असर हो सकता है। स्वच्छता एवं हाथ धोने के प्रति बच्चों के अंदर भी जागरूकता बढ़ानी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से हमको बचना है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए ताजा पका हुआ पौष्टिक भोजन निश्चित समय पर हमको बच्चों को देना है। फल, सब्जियां आदि को आहार में शामिल करना है और ज्यादा से ज्यादा जो हम चीनी का उपयोग करते हैं या नमक का उपयोग करते हैं वह भोजन में नहीं देना है। नींबू पानी, पुदीने की चटनी, फलों का रस, नारियल पानी, दूध, इस तरह की जो वस्तुएं हैं उनको हमको भोजन में शामिल करना है। उनके सोने और जागने का समय यानी बच्चों के सोने और जागने का समय सही रखना है और उनको कब्ज न हो यह हमको ध्यान देना है। अतः घर की माता तथा घर के अन्य सदस्य अपना टीकाकरण समय से करवा लें, वे लक्षणों के प्रति जागरूक रहें। कोविड नियमों के अनुसार अपने सामाजिक व्यवहार जैसे दूरी, स्वच्छता,
मास्क को ठीक से पहनना आदि बनाए रखें। परिणाम स्वरूप कोरोना की तीसरी लहर से बचाव निश्चित रूप से संभव है। घरेलू उपचार: रसोई घर में उपलब्ध काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, हल्दी, लौंग, सौंठ आदि से सर्दी जुकाम, एलर्जी, खांसी या गले की सूजन आदि की जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें प्रभावी उपचार इन चीजों से किया जा सकता है। घरेलू उपचार जैसे जुकाम होने या छींक आने पर 1 चम्मच अजवाइन एवं कपूर की 1 डली को पीसकर एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर उसे बार बार सूंघने से हो सकता है। इससे जुकाम में आराम आएगा। नाक में सरसों का तेल, गाय का घी, अणु तेल 2-2 बूंदे डाल सकते हैं। सूखी खांसी के लिए अड़ूसा के पत्तों का ताजा रस 15 मिलीलीटर की मात्रा में चीनी मिलाकर लें। सीतोपलादी चूर्ण आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट सकते हैं। तुलसी पत्र का स्वरस निकालकर आधा चम्मच शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। कफ वाली अगर खांसी है तो तुलसी पत्र का जो स्वरस है उसका आधा चम्मच में उतना ही शहद मिलाकर के ले सकते हैं। अड़ूसा के पत्तों का रस 14 मिलीमीटर में उतना ही शहद मिलाकर के भी हम ले सकते हैं। त्रिकुट चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पीपल इन सम भाग में मिलाकर के जो चूर्ण बनता है उस चूर्ण का 1/4 चम्मच शहद से ले सकते हैं। अगर हमारे गले में खराश है तो मुलेठी को दिन में 3-4 बार चूसें। काली मिर्च और मिश्री को चूस सकते हैं। गर्म पानी में नमक मिलाकर के गरारे कर सकते हैं। अब हम काढ़ा बनाने की जो प्रक्रिया है उससे कोरोना के लक्षणों के बचाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। काढ़ा बनाने के लिए तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, गिलोय को मिलाकर लगभग 3 ग्राम मात्रा में अर्थात 1 चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर उबाल लें। उबालते समय बर्तन को ढकना नहीं है और 1 गिलास पानी जब आधा हो जाए तो उसका सेवन कर सकते हैं। नमस्कार। अपने शरीर की मजबूती के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग, व्यायाम और प्राणायाम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल एवं किशोर वर्ग के शारीरिक मानसिक विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन एवं प्राणायाम अत्यंत उपयोगी रहेंगे। इनके नियमित अभ्यास के लिए घर में अभिभावकों को उपयुक्त प्रशिक्षण लेकर के बच्चों को देना है और नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करना है। 5 वर्ष की आयु से योग अभ्यास आरंभ किया जा सकता है। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को मंत्रोच्चार, प्राणायाम और कुछ योगिक खेल सिखाए जा सकते हैं। योग सत्र की अधिकतर सीमा अवधि 20 मिनट होनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के 4 से 5 राउंड्स आवृत्ति हम कर सकते हैं और योगासन में कुछ आसन जैसे हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, बद्ध कोणासन, व्याघ्रासन, पवन मुक्तासन और भुजंगासन जैसे आसन हम कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, श्वास क्रिया में जैसे शीतकारी, सिंहगर्जना, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, अंतकुंभक, भ्रामरी और नादानुसंधान इस प्रकार के प्राणायाम हम कर सकते हैं। नमस्कार। गत 1 साल से सारा विश्व कोविड-19 जैसे संक्रामक आपदा का सामना कर रहा है। पिछले वर्ष हम सब ने मिलकर अनेकों तरह के सेवा कार्यों के माध्यम से अपने समाज की सुरक्षा के प्रयास किए। हम
कोरोना की दूसरी लहर से संभल ही रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। और इस बार यह लहर बच्चों को संक्रमित कर सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यदि इस लहर से बच्चों को सुरक्षित रखना है तो माताओं को सजग करने की आवश्यकता है। एक सामाजिक संगठन होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि माताओं को जागृत करते हुए आने वाले दिनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए माताओं को प्रशिक्षण दें। इस कार्य के लिए हमें माताओं की कार्यशालाएं आयोजित करनी है। इन कार्यशालाओं में कोरोना के संदर्भ में बच्चों का आहार विहार, उनका आरोग्य, आसन और प्राणायाम, उनकी मानसिकता को आनंदपूर्ण रखने के लिए कुछ खेल, इन सब विषयों का ध्यान देना होगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यशाला का एक प्रारूप आप सबको पता है। यह बिंदु केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। आप अपने यहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे मोटे बदलाव करके भी यह सब आप नवमीन माताओं के लिए, युवा माताओं के लिए, जागरण के लिए कार्यशाला में उपयोग कर सकते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य और भूमिका अवश्य रखनी चाहिए और 30 मिनट का एक योग प्राणायाम का सत्र हमको रखना है। माताएं बच्चों को जो खेल खिला सकें, ऐसे कुछ खेल भी हमको माताओं को बता करके रखने हैं। कुछ समय तक डॉक्टर के साथ भी बच्चों के संदर्भ में माताओं का और आहार विहार और व्यायाम से संबंधित माताओं का हमको इंटरेक्शन या संवाद करवाना है। यदि कोई बच्चा अकस्मात कोरोना से संक्रमित हो भी जाता है तो उस परिस्थिति को कैसे संभालना है, इसकी जानकारी भी डॉक्टर से अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और उस संवाद के दौरान यह विषय अवश्य रखना चाहिए। एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से माताओं की शंका का समाधान भी हमको करना है। हम सब मिलकर इसका सामना बहुत यशस्विता से कर सकते हैं और तीसरी लहर आएगी या नहीं, हम उसको अपने घर में प्रवेश ही नहीं करने देंगे और इस तरह की संकल्प शक्ति का समाज के निर्माण में प्रयोग करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में हम सबको रखना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।